नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना की रफ्तार चिंता के सिग्नल भेज रहा है। हर रोज कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। आंकड़े लगातार सावधान रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी बीच सीएम गहलोत ने केंद्र से एकीकृत एसओपी जारी करने की मांग भी की है। केंद्र कह रहा है राज्य करें सुरक्षा के इंतजाम। टीके को लेकर जनता में कंफ्यूजन है। वहीं टीके के 2 डोज के अंतराल में भी कंफ्यूजन हो रहा है। आखिर कोरोना कंट्रोल में कंफ्यूजन क्यों है? बात करेंगे इसी मसले पर दोपहर की दो टूक में। तो चलिए इसी पे चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता हैं, राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हैं, और ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। जो ये कोरोना की दूसरी लहर है, इस लहर में ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें जो हैं वो कंफ्यूजन को जन्म दे रही हैं, और परिस्थितियां जो हैं केंद्र, राज्य और टीकाकरण को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जिस तरीके से विभिन्न प्रांतों में ये सारा प्रभावी हो रहा है, उसमें लोगों का आना और जाना कैसे नियंत्रित हो, क्वारंटीन कैसे किया जाए, और ये जो कोविड को ये जो वैक्सीनेशन है, इसको भी लेकर के भी सारा सिलसिला है। तो अगर भारत सरकार कोई फैसला करती है, वो अगर सारे प्रांतों को भेजते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि कहा जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि सब प्रांत अपने आप फैसला करें। तो उसको अपने आप फैसला करने में महाराष्ट्र कुछ और करेगा, पंजाब कुछ और करेगा, हरियाणा कुछ और करेगा। कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं पर लॉकडाउन कर दिया है, कहीं पर नहीं हुआ है। तो इसको समन्वय बिठाना चाहिए और एक निश्चित रास्ता दिखाना चाहिए कि किस तरीके से लॉकडाउन करना है, किस तरीके से अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसके क्या नियम कायदे होंगे, वो अलग अलग बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है और जो बात कही है, उसके पीछे यही तथ्य है कि सारा समन्वय हो और केंद्र इसके अंदर समन्वय स्थापित करे। क्योंकि पहले भी जब प्रारंभ में पहली बार जब सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ था तो राजस्थान ने अपनी ओर से लॉकडाउन कर दिया था, देश में बाद में हुआ। तो लॉकडाउन पहले कर देने के फायदे हुए, बाद में करने के बहुत सारे नुकसान भी हुए। तो अगर समन्वय के साथ में काम किया जाता तो मेरा ख्याल को संकट नहीं होता। जिस तरीके से लोगों के रोजगार पे फर्क पड़ रहा है, बॉम्बे में डर के मारे ही लोग सोच रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हो गया तो जाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पहले से ही फैक्ट्रियाँ बंद होने लगे, कामगार मिल नहीं रहे। ये स्थिति राजस्थान में ना हो जाए, राजस्थान की ऐसी बात ना हो, जो दूसरे प्रांत में जो लोग रहते हैं राजस्थान के, उनको ये तकलीफ ना हो। इसके लिए समन्वय की बात राजस्थान तो ओम जी, इस बार ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है? राजनीति में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन सवाल तो फिर भी उठेगा ही कि क्या इसके पीछे वजह है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, तो केंद्र तो जारी करेगा, पूरे देश के लिए जारी करेगा। तो क्या यही वजह है कि नहीं चाह रहा केंद्र भी अभी? देखिए, अब ये आरोप तो पक्ष विपक्ष लगाएंगे, वो सब कहेंगे, लेकिन हम जो अलग से तटस्थ भाव से जो बोल रहे हैं वो तो यही कि समन्वय होना चाहिए, और समन्वय नहीं होगा तो बड़ा संकट होगा। अब इसमें जो राजनेता है उसमें ही फायदा उठाया जाता है कि समन्वय की बात करके भी सियासी रास्ते निकाल लेते हैं और सियासी जरिया बना लेते हैं। वो तो अब उनकी बात तो क्या कहा जाए, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जैसे राजस्थान में अभी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, उसमें वो जो डिस्टेंसिंग और हाथ वॉश करने की और वो जो मास्क लगाने की शर्त है, वो एक ऐसे ही हो रहा है जैसे कि बंगाल में हो रहा है या दूसरे जो राज्य जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो ये नियंत्रित कैसे हो, ये तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इसमें सरकारों, दोनों ही सरकारों को, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र हो, दोनों को मिल करके सोचना होगा। आशीष जी, कहां कंफ्यूजन कहां आ रहा है? वजह क्या है कि पिछले बार यानी पिछले साल जिस तरीके से केंद्र ने एसओपी पूरे देश के लिए बनाया, गाइडलाइंस जो है पूरे देश के लिए गृह विभाग से जारी किए गए, इस बार वो स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं दिख रहा है?
अभिषेक जी, हम बात कर रहे हैं पिछली पहली लहर की। तो जब पहले कोरोना आया था तो देश में न तो देश उससे लड़ने के लिए तैयार था, तो केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट एडवाइजरी जारी कर रखी थी सारी स्टेट्स के लिए। आप देखिए, फिर अनलॉक होना चालू हुआ और वापस कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, तो आप देखेंगे जब पहली लहर आई थी तब भी राज्यों ने एक डिमांड की थी कि साहब हमको भी पावर होनी चाहिए फैसले लेने के लिए। आप देखिए, कोरोना को रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जो भी चीज़ें नियम हैं, चाहे नाइट कर्फ्यू लगाना हो, चाहे वीकेंड लॉकडाउन लगाना हो, चाहे शाम को 8 बजे बाजार बंद करने हो, चाहे दूसरे स्टेट से एंट्री और एग्जिट को रेस्ट्रिक्ट करना हो, चाहे सोशल गैदरिंग की बात करें, हम रिलीजियस गैदरिंग की बात करें, इन सब के लिए राज्य सरकारें एम्पावर हैं। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है, तो मुख्यमंत्री जी को कल जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री जी के साथ, उसमें विषय रखना चाहिए और मुझे लगता है इसका कोई ना कोई अच्छा समाधान निकलेगा। देखिए, हम हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखें अच्छी बात नहीं है, लेकिन राज्यों के पास अगर एक स्वतंत्रता आई है तो उसका राज्य को गवर्नेंस में उसका तो राज्य जो है वो तो अपने अपने हिसाब से करेंगी ना आशीष जी, राज्य तो अपने अपने हिसाब से करेंगी। अब महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस हैं तो महाराष्ट्र ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, राजस्थान में बनस्पत महाराष्ट्र के कम केसेस हैं तो यहां पे थोड़ी सी छूट होगी, लेकिन उसका असर क्या होगा? महाराष्ट्र से आज ही के डेट में लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। मुझे लगता है अभिषेक जी, आपने प्रश्न का जवाब स्वयं ही दे दिया है। आप देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति तो अलग है, राजस्थान की स्थिति अलग है, वेस्ट बंगाल की स्थिति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति अलग है। तो मेरा पूरा सवाल आशीष जी तो शायद आपने नहीं सुना, क्योंकि महाराष्ट्र से लोग पलायन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग बिहार लौट रहे हैं, उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं, जो राजस्थान के वो लौट रहे हैं, तो वो तो कोरोना लेके आएंगे ना। अभिषेक जी देखिए, ये बात सही है कि लोगों में एक भय हुआ है, क्योंकि आंकड़े निश्चित रूप से हमको डराने वाले हैं। जो पिछली बार का पीक आया से उससे ज्यादा हम आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को एक भय लग रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जिस हिसाब से मैं देश के लोगों को सुन रहा हूँ, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स को सुन रहा हूँ, तो सबकी एक राय यह आ रही है कि देश की आर्थिकी अब शायद तैयार नहीं है कि हम दूसरा लॉकडाउन झेल पाएं। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार पूरे देश स्तर पे कोई लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है और कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहा है। जो भी स्थिति है कि आप किसी पर्टिकुलर सिटी में लगा देंगे, लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और भय बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम इस स्टेज पर हैं कि हम ठीक है। आर्थिक स्थिति की अगर आपने बात की है तो अब राजेंद्र आर्य जी, जो स्ट्रिक्टनेस है प्रदेश में, अब देखिए जैसे जयपुर में मामले ज्यादा आ रहे हैं, जोधपुर में मामले ज्यादा आ रहे हैं, कोटा में मामले ज्यादा आ रहे हैं, उदयपुर में मामले ज्यादा आ रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस तो इन जगहों पे ज्यादा बढ़नी चाहिए, तो जहां पे मामले नहीं हैं हम वहां पे उतना स्ट्रिक्ट आज के डेट में कैसे हो सकते हैं? पिछली बार की स्थिति कुछ और थी, इस बार की स्थिति कुछ और है। अभिषेक जी, जहाँ तक आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को ये भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं और उन्होंने हमेशा से ही स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, 1 अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया और 1 मई मजदूर दिवस पर यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। तो 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई तरीके की कमी नहीं रख रही। और रही बात, जैसा कि अभी मैं ओम सैनी जी को भी सुन रहा था और आपने भी जिक्र किया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि साहब, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप पूरे देश के लिए लागू कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा और अखबार भी रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं कि राजस्थान बॉर्डर पर चाहे पंजाब से आने वालों का हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से आने वालों का हो और चाहे गुजरात से आने वालों को, मतलब दक्षिण से जो भी आने का है तो वो गुजरात बॉर्डर ही रहता है, तो वहां पे वाहनों की कतारें लगी हुई है। तो इसमें क्या है कि दूसरे राज्यों की सरकारों को भी मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं उनको सहयोग करना चाहिए। हमारी सरकार ने ये निर्देश किया कि भाई 72 घंटे पहले का RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आप साथ लेके आएंगे। तो इस मामले पे कौन सी राज्य सरकार है सहयोग से मतलब मेरा यही कहने का, भाई आप आज मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर रतनपुर बॉर्डर की बात करेंगे डूंगरपुर में या इधर जो बॉर्डर्स पे बात करेंगे, वाहनों की जो कतारें लग रही है, सरकार या पुलिस प्रशासन या चिकित्सा विभाग जो जांचें कर रहा है, उन जांचों के अंदर अगर उनके पास में जो सर्टिफिकेट नहीं है RT-PCR नेगेटिव के, तो इसमें यही है कि उन राज्यों के अंदर उपयुक्त मतलब जांच की सुविधाएं नहीं है।
तो प्रधानमंत्री जी को यह बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री चूंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सभी राज्यों को ये निर्देश देने चाहिए कि भाई सब जगहों पर जांचों की रफ्तार बढ़े और जो आवागमन कर रहे हैं या परिवहन हो रहा है उसके अंदर जो रेलवे से या अपने तो जांच की संख्या बढ़ाना क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पे नहीं कर पाएंगी? सुविधाएं बढ़नी चाहिए। जांच की जो संख्या कर रही है ना सर, हमने राज्य सरकारें नहीं बढ़ा पाएंगी। आज अगर आपने हमारे चिकित्सा मंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख जांचों की क्षमता जल्द ही बनाने वाले हैं और 70,000 की हमारी क्षमता है। उसके साथ में तो फिर इसमें प्रधानमंत्री की बात कहां से आती है? दूसरी बात आग्रह किया, दूसरी बात राजेंद्र जी, जो बॉर्डर की आपने बात कही, पूरी बात सुनिए मेरी। अभिषेक जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जिक्र किया कि साहब आप ये पूरे देश के लिए अभी जैसे 45 से ऊपर की उम्र के टीकाकरण की मतलब आपने छूट दी है, तो आप 18 वर्ष से ऊपर के सभी के टीकाकरण की सुविधा दे दीजिए। ये बेहतर मांग है तो ये आपसे टीकाकरण जो है वो सभी के लिए कह रहे सभी एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर ये बहुत अच्छी मांग है। ये तो कोरोना पे नियंत्रण कर लेंगे। पहले भी मीटिंग में मुख्यमंत्री इस बात को रख चुके हैं। लेकिन एक जो बॉर्डर की आपने बात कही, एक जो राजेंद्र जी आपने बॉर्डर की बात कही, तो राजस्थान ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था, जैसे ही महाराष्ट्र में केस बढ़ने शुरू हुए, पंजाब में केस बढ़ने शुरू हुए, कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर आपके पास होगी तभी आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन बॉर्डर पे वो सख्ती देखने को नहीं मिली जिस लेवल पे सख्ती होनी चाहिए थी। जो लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थे उनको भी एंट्री दे दी गई, सिर्फ नोट किया गया कि हाँ वो कहां जा रहे हैं, लेकिन वो किस रास्ते जा रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कहां कहां फैला सकते हैं, इसको लेकर के कोई तैयारी नहीं थी। अभिषेक जी, रतनपुर बॉर्डर का मैं कल का आपको आंकड़ा बताता हूं, 300 लोगों को एंट्री दी गई और 600 लोगों को वापस भेजा गया। राजस्थान में एंट्री के सिर्फ राजस्थान में एंट्री का सिर्फ एक वो पॉइंट नहीं है सर। मैं क्या राजस्थान में एंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रतनपुर बॉर्डर नहीं है। श्रीगंगानगर के थ्रू पंजाब से कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभिषेक जी जांचे, अभिषेक जी मेरी बात नहीं सुन रहे आप। मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान ने टीकाकरण की 7 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन की क्षमता विकसित कर ली है। हमारे पास में 25 लाख वैक्सीन उपलब्ध है। तो केंद्र सरकार हमें जितना जल्दी वैक्सीन देगी या ये जो ऊपरी आयु सीमा में अगर कहीं कोई दो राय ही नहीं है राजेंद्र जी की राजस्थान बेहतर कर रहा है वैक्सीनेशन में 50% आबादी को। लेकिन जहां खामियां हैं मैं उसको सिर्फ बता रहा हूं और उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, अब ओम सैनी जी एक चीज जो ये मुख्यमंत्री ने मांग रखी है सरकार, ठीक है राजेंद्र जी आ रहा हूं फिर से। ओम सैनी जी, कहा यह जा रहा है केंद्र की तरफ से, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है और ना होने दी जाएगी। तो फिर दिक्कत क्या है? 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं सभी के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा केंद्र सरकार की नीति बनती है तो फिर सारे राज्यों के लिए तो बहुत बेहतर बात है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो चाहिए वो सारा सामान उपलब्ध कराएंगे। तो राजस्थान जो मांग कर रहा है वो भी पूरी हो जाती है। एक बार केंद्र कहता क्यों नहीं है, केंद्र नीति के रूप में इसको क्यों नहीं प्रचारित करते, क्यों नहीं एक ऑर्डर जारी करते कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं क्योंकि आज आईएमए जो राष्ट्रीय संगठन है डॉक्टरों का, उन्होंने भी यही कहा है कि अब 18 साल से जो बालिग हो गए हैं उनके बाद में सबके टीकाकरण बहुत जरूरी है। और जब टीका उपलब्ध है, क्योंकि कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे इसी चैनल पे शायद कर रहे थे कि टीका उतना उपलब्ध नहीं है और जो टीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों ने दूसरे कंट्रीज के साथ में अनुबंध कर रखे हैं, वहाँ भेजना चाहते हैं। तो हमने कहा था कि कानून से रोके उनको कहे कि पहले आपको देश में उपलब्ध कराना है, आपने कोई अगर अनुबंध कर रखा है तो उनको रद्द करें। ये इंडियन एक्सप्रेस की बोर्ड पर खबर थी आज के 4 दिन पहले। तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो। अगर जो लोग टीका करवाना चाहते हैं उनके लिए टीका उपलब्ध होना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर देती है तो सारा संकट समाप्त हो जाता है। और कई बातें हैं जो केंद्र सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी, उसके लिए राज्य कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में केंद्र को आगे आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो प्राइवेट एयरपोर्ट जो दे दिया है वहां पर जो नाम मात्र का ही वो नहीं हो रहा है, लोगों को वो दिखाते हैं और चले जाते हैं बिगर बात किए ना। प्राइवेट और एक और चीज ओम जी जो इसमें कंफ्यूजन एक आ रहा है, तो सारी चेकिंग होती थी। जो पहले डोज और दूसरे डोज के बीच का जो अंतराल है
उसको लेकर के भी कंफ्यूजन है। पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया, अब उसमें लोग वहां पहुंच रहे हैं तो दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। यह कंफ्यूजन एक अलग है। इसको भी साफ करना पड़ेगा भारत सरकार को कि जो कंपनियां जो हमारे यहाँ जिनका इस्तेमाल हो रहा है, वो कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि 4 वीक के बाद में बिल्कुल ठीक है, फिर कहते हैं कि नहीं 6 वीक के बाद में बहुत ठीक होगा। ये जो राय है अलग अलग, उसको निश्चित रूप से बताना चाहिए कि कितने वीक के बाद में बिल्कुल प्रभावी और ठीक रहेगा, उसी तरीके से लोग लगवाएंगे। ये कंफ्यूजन जब, चूंकि मैंने खुद ने लगवाया, मुझे पता है कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं, मैंने खुद ने महसूस किया है। मैं 76 ईयर में चल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट होता है तो कैसा होता है, तो उसे कैसे बचा जाए। इन सब बातों को क्लियर करना चाहिए। अरे भारत सरकार की जिम्मेवारी, क्योंकि भारत सरकार इन सब चीजों को नियंत्रित कर रही है। जो दिल्ली से जो कुछ पॉलिसी मेकर्स बना रहे हैं, वो बात सामने आनी चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, जो मुख्यमंत्री ने ये मांग रखी है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं और साथ ही कई जगहों से ये मांग उठी है कि परेशानी क्या है, जब वैक्सीन आपके पास पर्याप्त है तो फिर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जा रही है? देखिए अभिषेक जी, हमको 2 चीजें समझनी होगी। पहला तो जो देश में कोरोना के केसेस आए और उससे जो हमारी 1,60,000 की से अधिक कैजुअलिटी हो चुकी है पूरे देश में, उसमें 90% से अधिक तबका वो है जो 45+ एज का है। और जो भी केसेस सीवियर हुए, जो आईसीयू में गए, वेंटिलेटर पे गए, जो इनको बेड की रिक्वायरमेंट थी, उसमें मैक्सिमम लोग वो थे अबव 90% जो सिर्फ 45+ थे। दूसरा, हमारे देश में 45+ करोड़ की तादाद भी 20 करोड़ है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल तबका है। तो मुझे लगता है सरकार अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें तय कर रही है कि सबसे पहले जिनको आवश्यकता है रादर देन जिनको रिक्वायरमेंट है, उसकी बजाय सरकार चाह रही कि भाई जो जिनको नीड है हम उनको देंगे सबसे पहले। तो देखिए सरकार ने बहुत फेज वाइज मैनर में इसको चलाया और हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छी रफ्तार से चल रहा है। देश में आज भी 40-40 लाख से ऊपर टीके लग रहे हैं। प्रदेश में जैसा अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि 5 लाख 7 लाख टीके लग रहे हैं, जो अपने आप में कीर्तिमान है। तो निश्चित रूप से देश में वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। जैसे हमने कहा धैर्य ही रख रहे हैं, तभी तो अभी केस 1,15,000 तक पहुंचा है। 60+ को देंगे, प्लस 45 को देंगे। आशीष जी धैर्य ही तो रख रहे हैं, तभी तो केस अभी 1,15,000 तक पहुंचा है। 45+ किया है अभिषेक जी 1 अप्रैल से अभी मात्र 6 दिन हुए जब हमने 45+ किया है। थोड़ा समय दीजिए सरकार को, सरकार इसको बहुत जल्दी ओपन कर देगी। लेकिन मैंने कहा ना, ये वो तबका है जिसको सर्वाधिक आवश्यकता है 45+ को। और 45 से कम वाले जो हैं, क्या वो कैरियर नहीं बन सकते हैं कोरोना का? उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, वो कैरियर नहीं बन सकते हैं। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो कैरियर बन सकते हैं। अगर ये स्थिति है तो फिर स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए जा रहे हैं? ज्यादा है वो कैरियर बन के, वो कैरियर बन के किसको डैमेज करेंगे? वो कैरियर बन के डैमेज करेंगे जो 45+ या घर में जो वृद्ध लोग हैं। तो सरकार इनको तो पहले प्रोटेक्ट कर रही है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटी है उनको पहले प्रोटेक्शन यानी कि 18 से लेकर के 45 के बीच वाले हैं, उनको अगर जरूरत नहीं है तो फिर स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए जा रहे हैं? उनसे ज्यादा वाले आपको रैलियों में दिख जाते हैं, 45 से ज्यादा वाले रैलियों में दिख जाते हैं, वहां उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अभिषेक जी, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, ये वो जगह हैं जहां पे सुपर स्प्रेड होता है, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रह पाती है। अच्छा, रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग होती है? ये धार्मिक सम्मेलनों पे, रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग होती है, स्कूल के क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है, रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कुंभ के मेले पे लगाएंगे क्या? कौन लगाएगा? आशीष जी, किसके हाथ में यह अधिकार है कि वो रैलियों पर प्रतिबंध लगाए? किसके हाथ में अधिकार है? अभिषेक जी, राजस्थान में सरकार है, अभी 3 उपचुनाव होते हैं, सरकार जारी कर दे आदेश। जब 144 लगी हुई तो रैलियां कैसे हो रही है? सरकार इंश्योर कराए ना। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ओम सैनी जी से शुरू में ही कहा कि भले ही पॉलिटिक्स में हम जाना ना चाहें, लेकिन क्या 5 राज्यों के चुनाव भी जो है उसने हाथ बांध रखे हैं? आशीष जी नहीं, आप 5 राज्यों पे क्यों जा रहे हैं? मामला सियासी तो है। अभिषेक जी, 5 राज्यों पे क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ 3 उपचुनाव है, आप यहाँ पे लगाइए ना प्रतिबंध। केंद्र की एसओपी ही तो मांग की गई है कि केंद्र को ये एसओपी जो है एकीकृत एसओपी जारी करे, मांग तो वही की गई है। अरे आप बताइए, जब केंद्र ने आपको स्वतंत्रता दे रखी तो आप लगाइए ना, कौन रोक रहा है आपको?
कौन रोक रहा है? राजेंद्र जी लगा दीजिए 3 चुनाव में जो तीन उपचुनाव जो हो रहे हैं उनमें तीनों में लगा दीजिए कि रैलियां नहीं होंगी, 5-5 लोग जाकर के घर में प्रचार कर लें बस, क्योंकि 5 राज्यों पे वो शायद जवाब नहीं दे पाए। बता रहा हूं कि 18 से सुनिए ये जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बचाव करने की मुद्रा में है। इनको ये बात नहीं करनी चाहिए। बात ये हो रही है, ये कह रहे हैं कि भाई 45 से ऊपर वाले वनरेबल है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 18 से 45 का इस देश का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है और पूरे दुनिया के अंदर ये 21वीं सदी का सबसे युवा देश है। एक बात तो इसके साथ में इन लोगों को बचाना, और अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो युवा लोग हैं जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखते हैं, उनके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं आते हैं, तो ये स्प्रेड ज्यादा करें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई 18 से ऊपर वाले उम्र के सारे जो कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स में भी हैं, चाहे फैक्ट्रीज में काम करें, चाहे कॉलेजेस में जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं, तो इनका सबसे ज्यादा मतलब एक्सपोजर है। तो इसके लिए ये कहना जरूरी है और ये बार बार इस बात का बचाव कर रहे हैं। देश 70% दुनिया की वैक्सीन बनाता है, तो उसको अपनी जो लोकल नीड के लिए सबसे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहला हक देशवासियों का है वैक्सीन पर, दूसरे देशों को वैक्सीन देना इतना जरूरी नहीं है जितना कि पहले देश में लगाना। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप कोई ये एकीकृत जो आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेंगे तो उससे क्या है कि सबके ऊपर लागू होगी, चाहे चुनाव से संबंधित बात हो, चाहे सोशल गैदरिंग के संबंधित बात हो, वो पूरे देश में एक रूपता से लागू हो। प्रधानमंत्री चूंकि पूरे देश के हैं, वो कहावत भी है ना कि सबसे पहले जब फ्लाइट पे बैठे तो अपनी सीट बेल्ट को बांधें, अपने सीट बेल्ट को पहले बांध लें, उसके बाद दूसरों की फिक्र करें। तो शायद अगर वैक्सीन उतनी है तो पहले केंद्र को यह चीज भी सोचनी चाहिए। लेकिन अब जो सवाल था राजेंद्र जी, आप उसको भी टाल गए कि क्या विधानसभा 3 जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें ऐसा कोई नियम लाया जाएगा, ऐसा कोई, क्योंकि वहां पे गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ती हैं वो हर कोई देखता है। अब एक आखिरी कमेंट मैं ओम सैनी जी आपसे ले रहा हूं, आखिरी कमेंट ओम सैनी जी आपसे ले रहा हूं, कंफ्यूजन ये जो आया है दूर कैसे होगा? जी देखिए, कंफ्यूजन तब दूर होगा जबकि इसमें सियासत बाहर परे हो जाएगी और राष्ट्र हित के अंदर सारा और फैसला तभी हो सकता है जब केंद्र एक एडवाइजरी जारी करे और उसको पूरे राज्य ईमानदारी के साथ में उसको फॉलो करें, तभी दूर होगा कंफ्यूजन। इसलिए यार कंफ्यूजन में सियासत छिपी है, वो तो हमने आपने चर्चा की तो उससे पता लग गया कि सियासत का सिलसिला क्या है। राज्य में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। बाकी जगह 5 जो चुनाव हुए हैं उनमें भी हमने देखा कि क्या हुआ है। तो ये सब रोकने के लिए केंद्र को अपनी एक निश्चित गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके। नहीं, व्हाट्सएप पे एक जोक जो है ओम सैनी जी, वो भी आजकल खूब चल रहा है कि कोरोना जो है वो बच्चा है, वो बच्चों के स्कूल पहुंच जा रहा है, कॉलेज पहुंच जा रहा है, लेकिन 18 वर्ष हुआ नहीं है, इस वजह से चुनाव में नहीं पहुंचता है। फिलहाल इतना ही वक्त मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। दोपहर की 2